गुड मॉर्निंग बच्चों। ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट बीओ लेसन नंबर 8 ये हमारा लेक्चर चौथा है। इसके 3 लेक्चर हमने पढ़ लिए हैं। अब हमारा नया पॉइंट आता है स्थायी पूंजी मतलब फिक्सेड कैपिटल। इसका अर्थ और हम विचार देखेंगे कि स्थायी पूंजी अर्थात क्या। तो लंबे समय के लिए पूंजी या जो सामान्य रूप से कितने वर्ष का हो, 5 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए व्यवसाय में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि स्थायी संपत्तियां, जमीन हो सकता है, यंत्र हो सकता है या कोई मकान, प्लांट, फर्नीचर आदि में नियोजक होती है। इस प्रकार स्थायी पूंजी का अस्तित्व लंबे समय तक रहता है। अब इसके लक्षण हम देखेंगे तो इसके लक्षण में पहला लक्षण क्या है कि दीर्घ समय। दीर्घ का मतलब क्या होता है कि लंबे समय तक स्थायी पूंजी की अवधि 5 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए व्यवसाय में नियोजित होती है। दूसरा है विविध प्रकार के व्यवसाय में अलग अलग मात्रा। विशाल उद्योग जैसे कि भारी यंत्र हो सकते हैं, सामग्री हो सकती है, रासायनिक उद्योग हो सकते हैं, स्थायी पूंजी की मात्रा अधिक होती है और व्यापारी इकाइयों में स्थायी पूंजी की मात्रा अल्प होती है। तीसरा है घटक। स्थायी पूंजी घटकों में जमीन, मकान, प्लांट, यंत्र, वाहन, फर्नीचर आदि का समावेश होता है। चौथा है अल्प तरलता। इस प्रकार की पूंजी में लंबे समय के लिए स्थायी संपत्तियों का नियोजित होने से सरलता से नकद में रूपांतरण नहीं होता और तरलता की मात्रा कैसी होती है, कम होती है। जोखिम। स्थायी संपत्तियों में नियोजित होती है। स्थायी पूंजी संपत्ति लंबे समय में होने के लिए अप्रचलित होने का जोखिम होता है। इसके अतिरिक्त राजकीय, सामाजिक, आर्थिक तत्वों में होते परिवर्तन भी जोखिम की मात्रा में वृद्धि करते हैं। छठा पॉइंट है हमारा घिसाई। स्थायी पूंजी में जिसमें नियोजित ऐसी स्थायी संपत्तियां पर घिसाई गिनी जाती है, जैसे कि स्थायी पूंजियों के खाते में मूल्य में कमी होती रहती है। सातवां पॉइंट है प्राप्ति स्थान। तो स्थायी पूंजी के प्राप्ति स्थान कौन हो सकता है, तो व्यवसाय के मालिक हो सकते हैं या विविध प्रकार की जामीनगिरी या विविध प्रकार की संस्था से ले सकते हैं। अब स्थायी पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले तत्व। तो इसमें पहला तत्व क्या है, व्यवसाय का प्रकार और स्वरूप। जैसे कि जहाज उद्योग हुआ, लोहा उद्योग हुआ, स्टील उद्योग हुआ, खनिज उद्योग हुआ, इसमें स्थायी पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। सेवा प्रदान करने वाली इकाइयों में पूंजी की आवश्यकता कैसी होती है, कम होती है। दूसरा पॉइंट है हमारा इकाई का कद। विशाल कद की इकाइयों की तुलना में छोटे कद की इकाइयों में स्थायी पूंजी की आवश्यकता कैसी होती है, कम होती है। गृह उद्योग को चीनी उद्योग या सूची कपड़ा उद्योग की तुलना में अल्प स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि वाहनों का उत्पादन करती हुई इकाइयों में विशाल कद होने से अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट है हमारा कि मालिकी का भाड़ा पट्टा का उपयोग। तो कौन कौन से भाड़े का उपयोग हो सकता है, तो कोई ज़मीन भी हो सकती है, मकान भी हो सकता है, यंत्र भी हो सकता है, और संपत्तियां क्रय करने के लिए भाड़ा पट्टा से प्राप्त किए गए उतने ही मात्रा में स्थायी पूंजी विनियोग घटाया जा सकता है और स्थायी पूंजी को जोखिम को भी घटाया जा सकता है। चौथा पॉइंट है संशोधन खर्च। औद्योगिक इकाइयों को अपने उत्पादन को अधिक उपयोगी बनाने के लिए, उत्पादन लागत घटाने के लिए, वस्तु का आकार या रचना आकर्षक बनाने के लिए संशोधन का कार्य करना पड़ता है। इन सभी खर्चों के लिए स्थायी पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। पांचवा पॉइंट है हमारा आधुनिक टेक्नोलॉजी। आधुनिक मतलब अभी के समय में कि व्यतीत होने के साथ टेक्नोलॉजी में भी परिवर्तन हुआ है, नवीन संशोधनों का उपयोग हुआ है। आधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण जो पुराने यंत्र को हटाकर हम लोग क्या करते हैं, नए यंत्र को स्थापित करते हैं, इसलिए स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। छठा पॉइंट है सरकारी सहायता और कर की नीति। उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग प्रादेशिक विस्तारों में विकास का संतुलन करने के लिए सरकार उद्योग ग्रांट सब्सिडी के स्वरूप में सहायता करती है। उदाहरण स्वरूप जैसे कि सरकार औद्योगिक इकाइयों की जमीन, औद्योगिक शेड की सहायता प्राप्त करती है, जिससे उतनी ही मात्रा में स्थायी पूंजी की आवश्यकता कम हो जाती है और सरकार की कर नीति भी स्थायी पूंजी की आवश्यकता को क्या करती है, प्रभावित करती है। उदाहरण स्वरूप जैसे कि सरकार के पास यंत्र हो या घिसाई की नीति अमल करे तो पुराने यंत्रों का नवीन यंत्र क्रय करने का आकर्षण होगा और अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता भी तीव्र होगी। सातवां पॉइंट है स्थापना खर्च। कंपनी स्वरूप की तुलना में व्यक्तिगत मालिकी, साझेदारी पीढ़ी, सहकारी मंडली की स्थापना खर्च कम होता है। कंपनी के दस्तावेज तैयार करने के लिए
खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे कि पंजीकरण करना, शुल्क, निष्णातों की फीस, कानून का खर्च, इसमें स्थायी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। अब हम देखेंगे स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी के मध्य अंतर, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहले हम इनका अर्थ देखेंगे कि स्थायी पूंजी अर्थात क्या। तो स्थायी संपत्तियां जैसे कि ज़मीन हुआ, मकान हुआ, यंत्र हुआ, फर्नीचर आदि में इन्वेस्टमेंट करती है। कार्यशील पूंजी मतलब जो दैनिक रूप से, जैसे कि कच्चा माल हुआ, देनदार हुआ, हुंडी हुई, विनियोजित पूंजी की कार्यशील पूंजी होती है। अब स्थायी पूंजी का समय क्या होता है, तो लंबे समय के लिए, और कार्यशील पूंजी तो अल्प समय के लिए। तरलता, तो स्थायी पूंजी में लंबे समय के लिए स्थायी संपत्तियों का नियोजित होने से तरलता की मात्रा कम होती है, और कार्यशील में शीघ्रता में नकद रूपांतरित होती है, इससे तरलता की मात्रा अधिक होती है। चौथा पॉइंट है जोखिम। जोखिम की मात्रा अधिक है और कार्यशील पूंजी में जोखिम की मात्रा कम है। स्थायी पूंजी में क्या क्या आवश्यकता हो सकती है, तो जमीन, मकान, प्लांट, बिल्डिंग, यंत्र, मशीन आदि का। और कार्यशील में जैसे कि दैनिक खर्चे, तो दैनिक खर्चे में कौन कौन से खर्चे आ जाते हैं, तो मजदूरी आ जाती है, वेतन आता है, कच्चा माल आता है, खरीदी की आवश्यकता होती है। अब स्थायी पूंजी प्राप्त करने के स्थान, तो कहाँ कहाँ से हम स्थायी पूंजी प्राप्त कर सकते हैं, तो अंश डिवेंचर निगमित करके वित्तीय संस्थाओं में से हम ये प्राप्त कर सकते हैं। और कार्यशील पूंजी जैसे कि व्यापारी शाख, बैंक, ओवरड्राफ्ट, देसी सराफों आदि में से प्राप्त की जा सकती है। अब सातवां पॉइंट है हमारा घिसाई। तो स्थायी संपत्तियों में नियोजित पूंजी घिसाई पात्र है, कार्यशील पूंजी पर घिसाई नहीं की गिनी जाती। तो बच्चों ये लेसन नंबर 8 है वो हमारा आज कंप्लीट हुआ। अब इसमें से आपको क्या करना है कि स्वाध्याय में MCQs हैं, फिर एक एक वाक्य के प्रश्न उत्तर हैं, और संक्षिप्त में प्रश्न उत्तर है, मुद्दा सार है, और लास्ट में है सविस्तार। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं तथा याद करने हैं।